मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर एन कॉलेज भर्ती। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता के बारे में गणना किया था। अब की बार हम लेके आए हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता तथा उसमें उपस्थित वॉइड छिद्र। ठीक है, और ठीक इसके बाद हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता तथा उसमें उपस्थित वॉइड्स के बारे में आपको कैलकुलेशन के द्वारा समझाएंगे। आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों है? क्योंकि यहां पर कोने पर जो 8 कोने हैं, उस 8 कोने पर गोले है ना, अवयवी कण है, और फेस यानी कि जो फलक है, उस फलक के बीचों बीच में भी एक गोला है। तो हमने ये कहा था कि जो फेस पे गोला होता है, उस गोले का एक घनीय एकक कोष्ठिका का प्रति योगदान हमेशा 1/2 होता है। सपोज अगर आपके मकान में एक दीवार पर कोई भी आपने एक ईंट ऐसे लगाया है जो किसी पड़ोस वाले मकान के दीवार के बीच में क्या होगा, सहभाजित आधा सहभाजित होगा, क्योंकि वो जो दीवार है वो दोनों दीवारों के बीच कॉमन रहेगा, तो उसका जो सहभाजिता होगी है ना, वो एक दीवार के प्रति 1/2 होती है। तो इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझा था, फिर वहीं से हमने स्टार्ट किया है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक होते क्या है कि कोने पर गोले होते हैं और उसके फलक के केंद्र पर भी गोले होते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में उनकी संकुलन क्षमता कैसे निकालनी है? तो इसमें आप देखिए कि एक हमने ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या? ABC ये समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, AC स्क्वायर यानी कि कर्ण है आपका, विकर्ण जो है वो यहां से यहां तक की दूरी इसके बेस और लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना, ये तो पहले आप लोग पढ़ चुके हो। फिर उसी के आधार पर अब जैसे सपोज एक गोला है, तो एक गोले की त्रिज्या हमने क्या माना था? गोले की त्रिज्या क्या माना था? ठीक है, सिंपल है। तो अगर मान लो इस गोले की त्रिज्या यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक 2r होगा। ठीक है, यहां से यहां तक r है और इसकी भी त्रिज्या r होगी। तो टोटल यहां से AC की लंबाई कितनी हो जाएगी? AC की लंबाई हो जाएगी 4r। समझ में आ रहा? यहां से यहां तक की दूरी r है, यहां से यहां तक की दूरी 2r है और यहां से यहां तक की दूरी r है। तो टोटल r कितने हो गए? r + 2r + r = 4r। AC स्क्वायर बराबर क्या है? 4r = AC की लंबाई कितनी है? 4r। तो अब आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये निकालेंगे। AB स्क्वायर यानी कि कोर की लंबाई कितनी होती है? 1। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो जब आप जोड़ोगे तो 2A स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है ना, तो 4r बराबर 2A स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अब अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो A√2 आ जाएगी। ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया? 4r/√2। ये आपके कोर की लंबाई निकल गई। ठीक है, कोर की लंबाई निकल गई। अब अगर इसमें आप त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी? r बराबर क्या है? A√2/4। ठीक, इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आप इसको भी और आसान करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं A√2 × √2/4 × √2। ठीक है, तो इससे क्या होता है? √2 × √2 कितना हो जाता है? 2 से काटेंगे तो A/2√2। आपके बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होगा, तो किसी को कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया है। आपके त्रिज्या बराबर इतनी।
अब संतुलन क्षमता का फार्मूला क्या है, आपको सबको याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने दिया था। संतुलन क्षमता बराबर होता है गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का आयतन गुना 100। ये संकुलन क्षमता के बारे में आपको इससे पहले भी हम समझा चुके हैं, ये फार्मूला है। अब हमें इस एफसीसी जालक में, एफसीसी जो निबिड़ संकुलन है उसमें कितने गोले हैं ये आपको निकालना है। तो एफसीसी में गोलों की संख्या मैंने इससे पहले समझा चुका हूं, फिर इसमें समझाता हूं कि आपके 8 कोने हैं, 8 कोने का 8वां हिस्सा प्लस 6 फलक है उसका 1/2 हिस्सा, कितना हो जाएगा 4, है ना। इसे काटेंगे 2 किया 6, 3 और 1 4 गोले हैं इसमें। टोटल कितने गोले हैं इसमें, एक यूनिट सेल में 4 गोले, और एक गोले का आयतन कितना होता है, यहां पे इस फार्मूले में रखेंगे यहां पे, तो 4 गुना एक गोले का आयतन होता 4/3 पाई r क्यूब, समझ में आया। और घन का आयतन कितना होता है, सभी लोगों को मालूम है a क्यूब होता है, घन का आयतन कितना होता है a क्यूब, और a का मान कितना है 4r/√2 का क्यूब इंटू 100। इतना समझ में आया ना। फिर से एक बार समझा दूं, घन का आयतन का मतलब कोर जो होता है ना, कोर क्यूब घन का आयतन होता है। कोर की लंबाई 4r/√2 है, तो इसका हम क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 × 4 × पाई का मान 22/7 × r³ और इसका आप घन करिए तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 r³, ठीक है 64 r³ और आपका √2 × हो जाएगा 2 × और यहाँ पे 4/3 है, ठीक है। और इसको अगर आप घन करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका √2 × √2, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 हो जाता है और 2√2, तो यहाँ पे 2√2 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, क्यों, ये बटे में है ना, तो जब बटे में होता है तो वो जब आप बटे के बटा करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आया है आपका r³ कैंसिल हो गया, ठीक है। और 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 से इसको काटेंगे और 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 और यहाँ पे आपका रहेगा 3 और 7, ठीक है। तो 7 या 21 हो गया, तो आपका हो गया टोटल वैल्यू इसमें हो गया, यहाँ पे आपको लगा दे रहे हैं 11 गुना 1.432, ये √2 का वैल्यू है, इंटू 100/21, ठीक है। संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं आप, तो आप इसको अलग से गुणा भाग कर लीजिए, तो इसमें आएगा आपका लगभग 64%, 64%, ये संकुलन क्षमता इसकी हो गई, ठीक है। संकुलन क्षमता कितनी हो गई 64%। तो इसमें वॉइड्स छिद्र कितने होंगे, छिद्र हो जाएंगे आपके 26%, ठीक है। क्यों, 100 - 64 तो बराबर हो जाएगा 26%। इसमें खाली स्थान है, इस वाले संरचना के अनुसार खाली स्थान कितना है 26%, और इसके संतुलन क्षमता इनकी गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है 64%। तो इस तरीके से हाँ, आपने इसमें कैलकुलेशन किया होगा, वो यहाँ है 74% आ रहा, कैलकुलेशन जब आप लोग करोगे तो समझ जाओगे यहाँ 74% है, तो जो वॉइड्स है वो 26% आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। यहाँ पर 74% कर लीजिए और जो छिद्र है वो यहाँ पर 74 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 26% आएगा। अब की बात हम BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रित एकक कोशिका, क्या है ये, काय केंद्रित
काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, इसकी संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे? अगर आपको इससे पहले दोनों एकक कोष्ठिका के बारे में जो मैंने बताया है अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि काय केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, संकुलन क्षमता में शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि किसी एक यूनिट सेल में उपस्थित गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन तथा उस एकक कोष्ठिका के कुल आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें गोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। कितने गोले हैं और एक गोले का आयतन कितना होता है सबको मालूम है, 4/3 πr3। और घन का आयतन कितना होता है 4q, यानी कि भुजा का घन। ठीक है, तो इसी नतीजे पे जाने के लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या और कोर की लंबाई निकालनी। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें इसमें क्या क्या अपनाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे EFD, एक त्रिभुज है EFD, इस त्रिभुज में आप B की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पे जो कर्ण है B² बराबर क्या हो जाएगा आपका EF² प्लस ED²। तो B² बराबर हो जाएगा आपका A² प्लस EA²। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई A² है, यहां से यहां तक की लंबाई भी A²। ठीक है, और यहां ये जो आपको B² है तो यहाँ पे दो गोले हैं तो इसके द्वारा जब घेरा गया आयतन होगा तो वो आपका किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 2A²। ठीक है, तो B² बराबर 2A², B बराबर हो जाएगा √2A², यानी कि B बराबर हो जाएगा A√2। ठीक है, एक समीकरण आप इसको बना दीजिए। ठीक है, इस समीकरण में आपने B की लंबाई आपने निकाल ली। ठीक है, अब उसी की सहायता से, इस B की सहायता से एक आप समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखेंगे ADF, यानी कि AFD, समकोण त्रिभुज AFD। यहाँ देखिए हमें इसकी कोण निकालनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी है। हम इससे पहले जो FCC में लोगों ने समझाया था कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r है, यहाँ से 2r है, यहाँ से r है, तो टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी AF की लंबाई, AF यहाँ पे क्या हो जाता है AF² बराबर FD² प्लस AD²। समझ में आया? समकोण त्रिभुज AFD में AF² = FD² प्लस AD²। तो AF² बराबर क्या हो जाएगा आपका 4r है ना, 4r का क्यूब = क्या हो जाएगा FD की लंबाई अभी आपने निकाला, कितना आया FD यानी B² है। ठीक है ना, FD B² है और B की लंबाई कितनी आई है A√2। ठीक है, इसका वर्गमूल प्लस AD की लंबाई कितनी हो जाएगी A²। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप इस तरीके से निकाल रहे हैं 2A² प्लस A², यही तो हो जाएगा। तो 3A² और 4r बराबर क्या आ जाएगा 3A², यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा √3A²/4। ठीक है, तो आप अगर इसके निकालते हो अगर आप इसका निकाल लेते हैं तो इस तरीके से और आसान हो जाएगा आपका A√3 है। ठीक है, A² का अंडर क्या हो जाएगा ये, तो A√3, 4r बराबर A√3, तो r बराबर हो जाएगा A√3/4, ये आ जाएगा इसकी त्रिज्या। अगर इसमें आप कोर की लंबाई देखना चाहते हो तो कोर की लंबाई कितनी आ जाएगी A बराबर 4r/3। ठीक है, A बराबर 4r/√3 ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने R और A निकाल लिया। जब R और A निकाल लिया तो आपको संकुलन क्षमता निकालना बहुत आसान हो जाएगा। संकुलन क्षमता बराबर हमने क्या बताया था,
संकुलन क्षमता बराबर गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का आयतन गुणा 100। ठीक है, तो गोलों के द्वारा यहाँ पे बीसीसी संरचना में कितने गोले होते हैं इसका हमने बताया था। बीसीसी संरचना में गोलों की संख्या बराबर 8 गुना 1/8। ये 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स में जो कण होता है उसका 8वां हिस्सा प्लस एक जो केंद्र पे गोला होगा उसका एक ही होता है, उसका एक घन के प्रति योगदान पूरा का पूरा होता है। 1 + 1 = 2। तो इसमें 2 गोले हैं, तो 2 गोलों की तरफ घेरा गया आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुना 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 2 गोले का आयतन गुना 100 बटे इस घन का आयतन, घन का आयतन निकालेंगे इसका क्यूब कर लीजिए 4r बटे √3 का घन कर लीजिए। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो 2 × 4 × 22/7 × r³ / 3 × 4 r का क्यूब हो जाएगा 64 r³ और 3 का क्यूब हो जाएगा 3 × √3 × 100। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, ये आपका 7 ऊपर वाला जो 22/7 था उसका 7 ये है, तो यहां से आप इसको कैंसिल करिए, कैंसिल करके देखिए इसमें आपका आ जाएगा 68%। कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो 68%, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 68%, इसकी संकुलन क्षमता 68%। तो क्षेत्र कितना हो जाएगा वॉइड्स, ठीक है, क्षेत्र कितना हो जाएगा, क्षेत्र बराबर 100 - 68 बराबर हो जाएगा 32%। तो इस तरीके से आपने किसी सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तीनों प्रकार की क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता के बारे में आपने कैलकुलेशन कर लिया। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया है घनत्व। किसी घनीय एका कोष्ठिका का घनत्व कैसे निकाला जाता है। घनत्व बहुत सिंपल है, अगर ये समझ में आ गया तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम घनत्व के बारे में, मुझे मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, इसमें आप लोग घनत्व के बारे में समझ जाओगे। घनत्व बराबर क्या होता है, सब लोग जानते हो, घनत्व डेंसिटी क्या होता है, घनत्व डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी है ना, इसको रो भी लिखते हैं या डी भी लिखते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। मालूम है सब लोगों को, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, अब द्रव्यमान निकालने के लिए क्या सूत्र का अपनाते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है उसमें जैसे गोलों की संख्या, जितने गोले हैं उनका भार, तो गोलों की संख्या को Z कहते हैं इनटू m। ठीक है, ये आपका एक समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, आयतन को क्या लिखते हैं, किसी घन का आयतन क्या होता है, AQ। तो यहां पे आप सूत्र क्या लिख सकते हैं, रो बराबर Z इनटू m बटे AQ, ये हो जाएगा घनत्व। लेकिन जब हम किसी के द्रव्यमान को, जब तक मोलर द्रव्यमान में नहीं बदलते हैं, मोलर द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान में जब बदलेंगे, मोलर द्रव्यमान में, तो क्या करना पड़ता है, उसको आवागत संख्या से भाग करना पड़ता है। किससे, आवागत संख्या। आवागत संख्या को हम यहाँ पे Na लिखते हैं। आप जानते हो Na बराबर कितना होता है, 6.023 गुना 10⁻23। इस संख्या से जब तक हम डिवाइड नहीं करते हैं तब तक हम उसका वास्तविक द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसमें घनत्व रो बराबर क्या लिखेंगे, Z इनटू m बटे AQ इनटू Na। तो यहाँ पर Na क्या है, आवागत संख्या, आवागत संख्या। ठीक है,
गोलों की संख्या, यानी कि समन्वय संख्या भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, m मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, a कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। तो इस सूत्र की सहायता से आप इतने z का मान निकाल सकते हो, m का मान निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो और घनत्व निकाल सकते हो। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। रो बराबर z इंटू एम इंटू ए क्यू अपन ए क्यू इंटू एन क्यू, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से आप जब किसी भी ठोस का घनत्व के बारे में जानकारी कर सकते हो, घनत्व के साथ साथ इतने सारे एवरेशंस जो है, इसके इतने सारे जो पैरामीटर्स हैं, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो शेष अगले वीडियो में या अगले जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे तो इसी फार्मूला बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे और बाकी टॉपिक्स इसमें